ठीक है, ये है भाई अनदर इंडिविजुअल से हम एंटीबॉडीज, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, चाहे वो इंडिविजुअल से हो, चाहे वो आपके भाई किसी भी लैब से आई हो, डॉक्टर से आई हो, मेडिकल से आई हो, कहीं से भी आई हो, अगर हम प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज ट्रांसफर करते हैं इन्फेक्टेड इंडिविजुअल में। हेलो एवरीवन, मैं आयुष शर्मा आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं यूनिवर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आज के वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे हमारा बायोलॉजी का चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज, जिनके सबसे ज्यादा चांसेस हैं आपके सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन में आने के। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय एन प्रोटोजोवन पैरासाइट। अब आपके सीयूईटी की सिलेबस में दो प्रोटोजोवन डिजीज बताई हुई है, ठीक है। एक तो आपकी मलेरिया है और दूसरी कौन सी है, अमीबायसिस, जो होती है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से, ठीक है। दोनों के पैथोजन भी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं भाई, ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं होगा ऑप्शन, बैक्टीरियल डिजीज है। मलेरिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए आगे देखो, सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। द टर्म एंटीजन रेफर्स टू, एंटीजन हम किस चीज को बोलते हैं, एंटीजन्स क्या होते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते। सब्सटेंसेस दैट ट्रिगर्स इम्यून रिस्पॉन्सेस, बिल्कुल, ठीक है। एंटीजन्स आर द सब्सटेंसेस दैट ट्रिगर्स द इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। जैसे एंटीजन अगर आपको समझना है, हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुपिंग के लिए एंटीजन प्रेजेंट होते हैं हमारे आरबीसीज के ऊपर, ठीक है। और अगर आप इम्यून रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, तो जैसे अगर आपकी बॉडी में कोई पैथोजन अटैक किया, तो उसके प्रोटीन कोड के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होगा, जो रिकॉग्नाइज होगा और जिसके खिलाफ एंटीबॉडीज रिलीज होगी, वो हमारा एंटीजन होता है, ठीक है। एंटीबॉडी तो होती नहीं है। मेडिकेशन यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन, ये भी नहीं होती, ठीक है। इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए डिपेंड करता है किस टाइप का आपका इन्फेक्शन है। अगर बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। इस चैप्टर के लिए मैं आपको कह सकता हूं, अगर आपने एक बार अच्छे से रीडिंग कर ली है तो आपको दोबारा रिवीजन की जरूरत नहीं है, इन चैप्टरों में से एक है, ठीक है। बस आपको ध्यान से सारे क्वेश्चन के आंसर समझने हैं मेरे साथ, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन के सिम्टम्स पहले तो आपको याद होने चाहिए भाई, क्या हो जाता है, स्नीजिंग हो जाता है, कफिंग होने लगती है, इचिंग होने लगती है, इंटेंस रैश हो जाते हैं, ये सभी आपके एलर्जी के क्या है, सिम्टम्स है। अब अगर यहाँ पे आपको देखो स्नीजिंग दिख रहा है, स्नीजिंग एंड इचिंग, ये दोनों ही आपके किसके सिम्टम है, एलर्जिक रिएक्शन के। और स्वेलिंग भी आपका एलर्जिक रिएक्शन का सिम्टम है। तो ये तीन ऑप्शन तो आपके हट गए, ठीक है। बचा क्या, फीवर। फीवर इसका करेक्ट आंसर है। पूछा क्या है भाई, नॉट अ सिम्टम ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है, फीवर। पहले ही उस चीज को क्लियर कर लिया अगर अपने माइंड के अंदर, आंसर तुरंत पता लग जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और हाँ भाई, एक और चीज, अगर तुम लोगों को क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, वीडियो तुम लोगों के लिए यूजफुल है, तो आप लोगों को सिर्फ एक छोटी सी चीज करनी है, वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन द इम्यून सिस्टम। एंटीबॉडीज का फंक्शन क्या है भाई, ऑप्शन ए अटैकिंग द पैथोजन डायरेक्टली, नहीं, डायरेक्टली अटैक नहीं करती। रिकॉग्नाइजिंग एंड बाइंडिंग टू एंटीजन, बिल्कुल। प्रोड्यूसिंग साइटोकाइनेस टू एक्टिवेट इम्यून सेल्स, नहीं। इनहैंसिंग द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, नहीं, ठीक है। ये क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है और बाइंड कर जाती है एंटीजन से। दैट्स वाई जो एंटीबॉडी होती है हर एंटीजन के लिए हमारी क्या होती है, स्पेसिफिक होती है, ठीक है, स्पेसिफिक होती है जो एंटीबॉडी होती है हर एंटीजन के लिए, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइड्स इमीडिएट शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन। किस टाइप की इम्यूनिटी होती है भाई जो शॉर्ट टर्म के लिए इमीडिएटली प्रोवाइड की जाए तो हमें एक डिफेंस मिल जाता है पैथोजन से, वो होती है भाई हमारी पैसिव इम्यूनिटी। जस्ट इन केस ऑफ आपका स्नेक बाइट, आपको पैसिव इम्यूनाइजेशन दिया जाता है ताकि आपके अंदर ऑलरेडी स्नेक वेनम से डील करने के लिए प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज इंजेक्ट कर दी जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना, बहुत इजी चैप्टर है। मैं कहता हूं पूरी बायोलॉजी का जो यूनिट 3 है, इसके तीनों चैप्टर सबसे इजी हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं भाई सिक्स्थ क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन।
इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन का मेथड इनमें से कौन सा नहीं है? देखो वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन तो होता है, ठीक है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो एक वेक्टर है, क्यूलेक्स मॉस्किटो वेक्टर है, ठीक है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन ये भी होता है, एयरबोर्न ट्रांसमिशन ये भी होता है थ्रू ड्रॉपलेट्स, बट जो ऑप्शन सी है भाई जेनेटिक ट्रांसमिशन, ये नहीं होता आपकी किसका भाई? इन्फेक्टियस डिजीज का, ठीक है। तो इसका आंसर है भाई आपका जेनेटिक ट्रांसमिशन, बाकी सब गलत, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी। चलिए आगे देखो, द टर्म वैक्सीनेशन रेफर्स टू, वैक्सीनेशन से क्या समझते हैं आप? ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स नहीं, सिमुलेशन द सिमुलेटिंग द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी, बिल्कुल। वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं? हमारे इम्यून सिस्टम को एक मेमोरी प्रोवाइड कराते हैं टुवर्ड्स द पैथोजन सो दैट वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 8th क्वेश्चन। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे बच्चों पूछ लिया करो, कमेंट सेक्शन तुम लोगों की क्वेरीज के लिए ही है, यहां नहीं पूछोगे तो कहां पूछोगे? फिर डाउट में एग्जामिनेशन में जाने का कोई फायदा नहीं है। 8th क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। चलिए बहुत इजी सी क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन पे नहीं अटकेंगे, इन क्वेश्चन को ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जो ऐसे एंटीबायोटिक डायरेक्ट जिसका आंसर हमें पता है उन क्वेश्चन पे आपको भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, उतना ही आपका टाइम बचेगा और आपको जो हार्ड क्वेश्चन है उनके लिए सोचने का टाइम मिलेगा। व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स? देखो एंटीवायरल ड्रग्स के प्राइमरी मैकेनिज्म क्या है एक्शन का, ये देखते हैं भाई। देखो इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, देखो वायरल ड्रग है, बैक्टीरिया का यहाँ पे कहां से बात आ रही है, हटाओ उसको। डिस्ट्रप्शन ऑफ वायरल रेप्लिकेशन, बिल्कुल ठीक है, ये फंगल वाले वगैरह हटाओ, ये गलत हो गया। इनएक्टिवेशन ऑफ पैरासिटिक एंजाइम नहीं, क्या करता है भाई? वायरल रेप्लिकेशन को स्टॉप कर देता है, उसको ग्रो ही नहीं होने देता, जो एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते भाई क्वेश्चन नंबर 10th के ऊपर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस? देखो टाइफाइड तो आपकी बैक्टीरिया से होती है, ये हटा दो। ट्यूबरक्लोसिस भी बैक्टीरिया से होती है, मलेरिया आपकी किससे होती है? प्रोटोजोवन से, ठीक है। तो बचा क्या हमारा? हेपेटाइटिस बी, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड, ये उन बच्चों के लिए जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वायरल डिजीज कौन कौन सी है, ठीक है, वो सोचने की जगह आप ये देखो कि ये डिजीज के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, इनको एलिमिनेट करो और अपना आंसर निकाल लीजिए। चलिए 11th क्वेश्चन को देखिए। देखो जो टाइम कम है हमारे पास और क्वेश्चंस बहुत सारे, तो थोड़ा सा पेसअप करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोगों को भी मेरे साथ पेसअप करना पड़ेगा, अपने क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा और साथ ही क्या इंक्रीज करनी है? एक्यूरेसी। अगर एक्यूरेसी नहीं होगी तो नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। चलिए 11th क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेस बाय विच अ डिजीज इज प्रिवेंटेड फ्रॉम स्प्रेडिंग विद इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। सभी को पता है भाई, एक डिजीज ज्यादा एरिया में ना फैले, एक एरिया में भी है तो सिर्फ लिमिटेड रहे, जिनको है उन तक ही लिमिटेड रहे। ये सभी कोरोना के टाइम में एक टर्म सुनी होगी सभी ने, क्वारंटीन, ठीक है। उसको क्वारंटीन कर दो, उसको सोशली आइसोलेट कर दो, ठीक है। सोशली आइसोलेट कर दो, फिजिकल डिस्टेंसिंग, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग टर्म यूज हो रही थी, फिजिकली उनसे डिस्टेंस रखो ताकि जो आपकी डिजीज है वो स्प्रेड ना हो, ठीक है, कम्युनिकेबल जो डिजीज है वो स्प्रेड ना हो, तो हम यूज करते हैं भाई क्वारंटीन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 12th क्वेश्चन पे आ जाओ। Which of the following disease is not transmitted through contaminated food and water? कौन सी डिजीज कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से स्प्रेड नहीं होती? देखो कोलेरा तो होती है, तो ये ऑप्शन तो हट गया, विब्रो कोलेरा, ठीक है, आपकी कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से होती है, ठीक है। डेंगी कंटामिनेशन से भी हो सकती है। साल्मोनेलाइसिस, ये क्या है? साल्मोनेलाइसिस ये क्या है बच्चों? आपकी साल्मोनेला करके, सॉरी साल्मोनेला नहीं कहूंगा मैं, आपका स्काइजोस्टोमा, स्काइजोस्टोमा करके आपका एक वॉर्म होता है, ठीक है, उसके जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो बॉडी में एंटर हो जाए तभी हमारी डिजीज पॉज होती है, ठीक है। अब आप देखिए उसको अगर आपको हटाना है, ठीक है, ऑलरेडी आपको बता दिया भाई ये आपकी वायरल तो नहीं है, ये आपकी कंटामिनेटेड फूड के थ्रू भी फैल सकती है। अब बताना जो नहीं फैलती, तो ये ऑप्शन भी हट गया, ठीक है। बचा क्या भाई हमारा? हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस बी का भी बताया था हमने, वायरल डिजीज, ठीक है। चलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कभी कभी बच्चों में भी, है ना, वो इसी वजह से होता है जब हमें किसी चीज के लिए श्योरिटी नहीं होती, ठीक है। चलिए 13th क्वेश्चन, what is the term for the phenomenon in which the body's immune system attacks its own tissue? Autoimmunity, ठीक है।
जब सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स के बीच में रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हमारे लिम्फोसाइट्स, हमारी बॉडी, ठीक है, तब कॉज होती है ऑटो इम्यूनिटी या फिर ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, चलिए 14th क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ WBC, नॉट अ टाइप ऑफ WBC इन्वॉल्व्ड इन द इम्यून रिस्पॉन्स? जल्दी से बताओ। देखो, न्यूट्रोफिल्स भी होते हैं, लिम्फोसाइट्स भी होते हैं, मैक्रोफेजेस भी होते हैं, फैगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं। क्या नहीं होते हमारे? इरिथ्रोसाइट्स, बिकॉज इरिथ्रोसाइट्स क्या है भाई? आपके RBCs। ठीक है, ये थोड़ी हमारे इन्वॉल्व होते हैं हमारे किसके अंदर? पैथोजन को किल करने के अंदर या फिर इम्यून रेस्पॉन्सेस के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे देखिए 15th क्वेश्चन पे आ जाओ। द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूसिंग इम्यूनिटी टू अ स्पेसिफिक डिजीज थ्रू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ वैक्सीन इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन। ठीक है, डायरेक्ट आंसर है ये। इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए आपको डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें इम्यूनाइजेशन मत कर देना। चलिए आगे देखो 16th क्वेश्चन। Which of the following is a characteristic of non-communicable disease? Non-communicable disease मतलब जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड ना हो। ठीक है, थ्रू एयर या फिर थ्रू कॉन्टेक्ट जो स्प्रेड ना हो। ठीक है, चलिए देखिए, दे आर कॉज्ड बाय पैथोजन, कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी है। ठीक है, चलिए, दे कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यस दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक। ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर नहीं होती। फॉर एग्जांपल क्या है? कैंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 17th क्वेश्चन। सभी को विजिबल होंगे इसके चारों ऑप्शन, थोड़ा सा नीचे है नेक्स्ट पेज पे। 17th क्वेश्चन है भाई, व्हाट इज द टर्म फॉर अ सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स एन एलर्जिक रिएक्शन इन सस्पेक्टेबल इंडिविजुअल्स? एलर्जिक रिएक्शन कौन सा सब्सटेंस कॉज करता है? हमारा हिस्टामिन। ठीक है, और इसको अगर हमें स्टॉप करना है, ठीक है, हिस्टामिन को अगर स्टॉप करना है तो हम क्या यूज करते हैं? एंटी हिस्टामिन को यूज करते हैं। अब इधर क्वेश्चन पूछा है कि एलर्जिक रिएक्शन यानी कि हिस्टामिन के रिलीज को कौन ट्रिगर करता है? तो ट्रिगर क्या करता है? हमारा एंटीजन। अभी बात हुई थी, एंटीजन हमारी एलर्जिक रिएक्शंस को भी ट्रिगर करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे होता कि विच सब्सटेंस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द इफेक्ट्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, तो वहां पे हम एंटीहिस्टामिन्स को यूज टिक करते हैं। ठीक है, चलिए ओके 18th क्वेश्चन। Which of the following is the fungal infection that primarily affects the lungs? एस्परगिलोसिस। देखो, एस्परगिलस निगर के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, एक फंगस है जिससे हम सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस कराते हैं, बट ये फंगस लंग इन्फेक्शन भी कॉज करती है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा जो है वो आपका वायरल है, इसको हटा दो। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल है। ठीक है, मेनिंजाइटिस क्या है? आपकी जो ब्रेन की मेम्ब्रेन्स होती है, ड्यूरा मेम्ब्रेन्स होती है, मेनिंजिस जिनको बोलते हैं, उनके अंदर अगर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, उनके अंदर अगर कोई इंजरी हो जाती है, तो हम उसको मेनिंजिटिस या फिर मेनिंजाइटिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी इधर से कट गया। ऑप्शन करेक्ट क्या हुआ हमारा? एस्परगिलोसिस। एस्परगिलोसिस, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा अपनी। ठीक है, चलिए 19th क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, 19th क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पैथोजन फ्रॉम अ सरफेस और एनवायरमेंट टू प्रिवेंट देयर स्प्रेड। ठीक है, अगर पैथोजन को किल करना है, हमारे एनवायरमेंट को पैथोजन फ्री करना है, तो हम डिसइंफेक्टेंट्स यूज करते हैं। तो प्रोसेस क्या हुआ? डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन। ठीक है, देखो स्टेरिलाइजेशन के अंदर हम सभी तरीके के बैक्टीरिया, जर्म सब हटा देते हैं। ठीक है, 99% हटा देते हैं, बट डिसइंफेक्शन में हम वो सभी को किल कर देते हैं जो इन्फेक्टियस डिजीज या फिर इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम इसीलिए क्या बोल रहे हैं? डिसइंफेक्शन। चलिए 20th क्वेश्चन देखिए बच्चों। 20th क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स? एंटी फंगल ड्रग्स का प्राइमरी मोड ऑफ एक्शन क्या है? तो देखो क्या है भाई? ब्लॉकिंग ऑफ फंगल सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस, डिसरप्शन ऑफ वायरल रेप्लिकेशन, देखो ये तो हट गया ऑप्शन। इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल, ये भी हटा दो। इनएक्टिवेशन ऑफ पैरासिटिक एंजाइम हटा दो। ये है ब्लॉकिंग ऑफ फंगल सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फंगस की सेल को ही नहीं बने देते, सेल मेम्ब्रेन को ही नहीं बनने देते, तो फंगल सेल्स कहां से बनेंगे? ठीक है, ऑप्शंस बच्चों बहुत इजी होते हैं, बस आपको देखना है कि किस तरीके से ग्रोथ करता है और वो ग्रोथ किस तरीके से इनहिबिट करेंगे कोई भी एंटी फंगल, एंटीबायोटिक
ठीक है, या फिर एंटीवायरल ड्रग। अब एंटीबायोटिक दो तरीके से एक्ट करती है, इसमें क्वेश्चन नहीं आया अभी बट मैं आपको बता देता हूं। एक होती है बैक्टीरियोस्टैटिक और एक होती है बैक्टीरियो किलिंग। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर अगर आपसे कभी एंटीबायोटिक का एक्शन पूछ ले जाए तो दो तरीके का होता है। केमिस्ट्री आपकी जो 12th क्लास की है, जो बच्चे केमिस्ट्री का एग्जाम देंगे बायोलॉजी वाले, उनको पता होगा अगर अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ी है तो लास्ट जो आपका चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसमें बताया हुआ है भाई दो तरीके से एक्शन करती है हमारी एंटीबायोटिक। होती है बैक्टीरियोस्टैटिक जो बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टॉप कर देती है, एक होती है बैक्टीरियो किलिंग जो सीधा बैक्टीरिया को जाके किल करती है। ठीक है, तो उनका भी आपको मोड ऑफ एक्शन पता होना चाहिए मेरे बच्चों। चलिए 21st क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इसको इनेट इम्यूनिटी से अलग करती है? इट इज प्रेजेंट एट बर्थ, नहीं, इसको हम एक्वायर करते हैं थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, इट इज नॉट स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर पैथोजन, गलत, ये स्पेसिफिक होती है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। इट डज नॉट रिक्वायर प्रायर एक्सपोजर टू पैथोजन, गलत बात। देखिए, इसको एक मेमोरी चाहिए होती है पैथोजन के लिए, ठीक है, जिससे हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। 22nd क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। ठीक है, बहुत फास्ट फास्ट कर रहे हैं, इसी स्पीड से चलेंगे तो हम बहुत ही जल्दी भाई पेपर को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पेपर हमें पूरा सॉल्व करना है, पेशेंस बना के रखो, बार बार हर वीडियो में कहता हूं, बिकॉज पेशेंस बहुत जल्दी ब्रेक होता है आप लोगों का। जो आपका टेंशन पीरियड है वो बहुत ही कम हो चुका है, उसको थोड़ा इंक्रीज करो, सिटिंग को इंक्रीज करो और साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व करो। 22nd क्वेश्चन को पढ़िए, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हेल्पर टी सेल्स। देखो टी सेल्स आपके तीन चार तरीके के होते हैं। देखो, हेल्पर हो गया, एक किलर होता है, किलर टी सेल्स, और एक होता है सप्रेसर। ठीक है, ये तीन चार तरीके के आपके टी सेल्स होते हैं। अब हेल्पर टी सेल्स का क्या फंक्शन है? ये रेगुलेट करने में हेल्प करता है हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को, उसकी कंप्लीट रेगुलेशन अच्छे से हो सके उसको कंट्रोल करता है। देखो, एंटीबॉडीज तो प्रोड्यूस करेगा नहीं अगर टी सेल्स की बात हो रही है। ठीक है, डायरेक्टली किल भी नहीं करेगा बिकॉज वो टी किलर सेल्स का काम होता है। फेगोसाइटोसिस पैथोजन ये भी नहीं करेगा, वो मैक्रोफेजेस वगैरह इन सब का काम होता है, किलर सेल का काम होता है। ये रेगुलेट करने में हेल्प करता है हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को, ये चीज समझो। सप्रेसर क्या करता है? जो किलर टी किलर होते हैं उनके एक्शन को सप्रेस करता है ताकि वो खुद सेल्स को किल ना कर दे। समझ में आई मेरी बात? चलिए आगे देखते हैं, फिर जल्दी करेंगे, ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लेंगे, बस पेशेंस बनाए रखो। बार बार एक ही चीज समझा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस आपके। एक चैप्टर के 50 क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हैं तो समझो उस चैप्टर को आपने पूरा सॉल्व कर लिया है। उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आपको पता है कि कैसे किस टॉपिक से बन रहे हैं। ठीक है, चलिए 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। देखो, ज्वाइंट पेन होता है, फटीग और वीकनेस भी होती है, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स भी होती है ऑटो इम्यून डिजीज में, बट इचिंग और रैश नहीं होता। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। ठीक है, इचिंग एंड रैश किसका सिम्टम है? एलर्जिक रिएक्शंस का। चलिए 24th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज ट्रांसमिटेड बाय अ मॉस्किटो। देखो भाई, वायरल डिजीज दैट इज ट्रांसमिटेड बाय अ मॉस्किटो। देखो, साइफिल्स तो नहीं है, साइफिल्स आपकी एसटीआई है, ट्यूबरक्लोसिस भी नहीं है, बचा क्या भाई? टेटनस और चिकनगुनिया। देखो, टेटनस भी नहीं है, क्यों नहीं है? टेटनस आपका बैक्टीरियल डिजीज हो जाता है। ठीक है, बट चिकनगुनिया मस्कीटो वेक्टर से फैलता है एंड इट्स अ वायरल डिजीज। समझ में आया? चलिए आगे देखो 25th क्वेश्चन पे। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, हम आधे पेपर पे आ चुके हैं, आधा रास्ता तय कर लिया। हर क्लास में बोलता हूँ आधा होता है ताकि तुम लोगों का एक जो अटेंशन है वो क्लास में बना रहे कि हाफ पेपर हमने सॉल्व कर लिया है बच्चों। चलिए 25th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ नेचुरल किलर सेल्स इन द इम्यून सिस्टम। नेचुरल किलर सेल्स क्या करते हैं भाई? किल करते हैं इन्फेक्टेड सेल्स को, पैथोजन सेल्स को। ठीक है, डायरेक्टली आपको इसका फंक्शन पता होना चाहिए। चलिए 26th क्वेश्चन देखो, 26th क्वेश्चन है, which of the following is the characteristics of passive immunity। पैसिव इम्यूनिटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? देखो, it is required through exposure of pathogen, नहीं। it improves long lasting protection, नहीं। it involves the transfer of antibodies from another individual, it requires activation of the immune system, नहीं। ठीक है, ये है भाई अनदर इंडिविजुअल से हम एंटीबॉडीज, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, चाहे वो इंडिविजुअल से हो, चाहे वो आपके भाई किसी भी लैब से आई हो, डॉक्टर से आई हो, मेडिकल से आई हो, कहीं से भी आई हो, पर हम प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज ट्रांसफर करते हैं इन्फेक्टेड इंडिविजुअल में। ठीक है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर।
देखो इतनी सारी क्लासेस हो गई हैं, मेरा पक्का भरोसा है इतना, तो आप लोगों को इवेल्युएशन करना आ गया होगा ऑप्शंस के बीच में, जो कि आपकी सबसे मेन स्किल है सीयूईटी एग्जामिनेशन के लिए। जिसको इवेल्युएट करना आ गया उस बच्चे की नैया पार लग गई। ठीक है, तो साथ के साथ मेरे साथ प्रैक्टिस किया करो, मेरे आंसर बताने से पहले खुद भी प्रैक्टिस करके आंसर सोचा करो। ठीक है, अगर सही निकला तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो 100 गुना हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर? क्या है भाई? टाइफॉइड। टाइफॉइड इज अ बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, और ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ही बॉडी के अंदर ट्रांसफर होती है, इंडिविजुअल से इंडिविजुअल में ट्रांसफर होती है। इन्फेक्शन का मोड ही इसका ये है। ठीक है, 28th क्वेश्चन देखो, दोनों क्वेश्चन दिख रहे होंगे अब, है ना? 28 29 28 क्वेश्चन है भाई, द प्रोसेस बाय विच अ पैथोजन एंटर्स द बॉडी एंड कॉज डिजीज इज कॉल्ड इन्फेक्शन। ठीक है, पैथोजन का हमारी बॉडी में एंटर होना और डिजीज कॉज करना इज नोन एज इन्फेक्शन। 29th क्वेश्चन देखो भाई, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मेमोरी सेल्स इन द इम्यून सिस्टम? चाहे वो बी मेमोरी सेल्स हो, बी लिम्फोसाइट के मेमोरी सेल्स हो, या फिर टी के हो, उनका फंक्शन क्या रहता है भाई? इनिशिएटिंग द इम्यून रिस्पॉन्स? नहीं। प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज? नहीं। प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी? नहीं। अच्छा, इसको हटाओ एक बार, ठीक है, इसको हटाओ। ठीक है, फेगोसाइटोसिस ऑफ द पैथोजन? नहीं, वो इम्यूनिटी को इनिशिएट करने में हेल्प करता है। बिल्कुल, मेमोरी ऑलरेडी प्रेजेंट होगी तभी तो इनिशिएट होगा आपका इम्यून रिस्पॉन्स। सॉरी, गलती हो गई थी। ठीक है, मुझे लगा इसमें मेमोरी बेस्ड इसका कुछ लिखा होगा, प्रोवाइडिंग मेमोरी टुवर्ड्स द प्रीवियस पैथोजन, ऐसा ऑप्शन होगा, तो मैंने उसको हटा दिया था, सॉरी। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका इनिशिएटिंग द इम्यून रिस्पॉन्स, बिकॉज जो मेमोरी सेल्स होते हैं उनके अंदर ऑलरेडी उस पैथोजन के लिए, प्रीवियस पैथोजन के लिए एक मेमोरी होती है कि किस तरीके की एंटीबॉडीज रिलीज होनी चाहिए टू किल दैट पैथोजन। चलिए 30th क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। 30th क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, चारों ऑप्शन आपको विजिबल होंगे स्क्रीन पे इधर तक। ठीक है, 30th क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिज्म बाय विच एंटीबायोटिक्स किल द बैक्टीरिया? देखो, इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, डिसरप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, इनहिबिशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, स्टिमुलेशन ऑफ वायरल रेप्लिकेशन। देखो सबसे अलग ऑप्शन है, सबसे अलग ऑप्शन है। ठीक है, वायरल रेप्लिकेशन को स्टॉप कर देते हैं, तो यही इसका है भाई। इस तरीके से काम नहीं करती। देखो, डीएनए रेप्लिकेशन को स्टॉप कर देती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को तोड़ देती है, और प्रोटीन सिंथेसिस को भी स्टॉप कर देती है। ये तीनों मैकेनिज्म है बैक्टीरियोस्टैटिक के। ठीक है, बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स के, बट इस तरीके से काम नहीं करती, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं, जैसे कि अभी ये क्वेश्चन गया, जिसमें हमें ऑप्शन देख के पता लग जाता है, हाँ भाई यही सबसे अलग है, यही सबसे न्यारा दिख रहा है, इसको टिक कर। चलिए, व्हाट इज द टर्म फॉर अ डिजीज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस? ठीक है, क्या है भाई? जूनोसिस। ठीक है, ये टर्म नहीं पता होगी बहुत सारे बच्चों को, नया क्वेश्चन था, जब मैंने देखा इस क्वेश्चन को बच्चों के लिए, भाई 2023 में पूछ लिया गया था, तो एनिमल से जो डिजीज हमारे ह्यूमंस में फैलती है उनको कहते हैं जूनोसिस। ठीक है, जूनोसिस। चलिए 32nd क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फीवर इंट्रोडक्शन ड्यूरिंग एन इन्फेक्शन इज प्राइमरीली mediated by। ठीक है, जो फीवर आता है वो किस वजह से आता है? जल्दी से बताओ। द प्रोसेस ऑफ फीवर इंडक्शन ड्यूरिंग एन इन्फेक्शन इज प्राइमरीली बाय, बताओ किस वजह से आता है? जो फीवर आता है वो आता है हमारे जो साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है, और प्राइमरीली जो हमारे फीवर कॉज हो रहा है, प्राइमरीली जो इंडक्शन हो रहा है फीवर का, वो किस वजह से? साइटोकाइंस की वजह से। देखो, हिस्टामिन्स की वजह से आपको पता है एलर्जिक रिएक्शन होंगी, एंटीबायोटिक एंटीबॉडी से कुछ होता नहीं। ठीक है, ग्लूकोसाइड तो वैसे भी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, एलिमिनेट भी कर सकते थे इजीली, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं 33rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ इन्फ्लुएंजा? इन्फ्लुएंजा का सिम्टम बताओ भाई, कॉमन सिम्टम क्या है इसका? मसल पेन। ठीक है, बॉडी पेन होने लगता है, बॉडी एक होने लगता है, मसल पेन होने लगता है, ये सबसे कॉमन सिम्टम है आपके इन्फ्लुएंजा का। एनसीईआरटी में लाइन में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में अगर आप चैप्टर खोलेंगे, चैप्टर का 3rd पेज राइट हैंड साइड को 2nd पैरा के अंदर ये चीज लिखी हुई है, मसल पेन। ठीक है, आधे बच्चे इस चीज पे ध्यान नहीं देते, बच्चे सोचते हैं सिर्फ जो वॉर्म से जो डिजीज होती है हमारी, फिलेरियासिस या एस्कैरियासिस, उसी में मसल पेन होता है, बट यहाँ इन्फ्लुएंजा में भी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 34th क्वेश्चन,
Which of the following is a viral disease transmitted through contaminated food and water? कोलेरा। पिछला पूछा था नॉट ट्रांसफर थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, यहां पे पूछ लिया दैट ट्रांसफर थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। देखो क्वेश्चन रिफ्रेश हो रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा तो आप याद रखना कि एक क्वेश्चन जरूर आएगा जिसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन हर डिजीज का आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीज आप याद रखो। जो मैं कहता हूं ना यहां से इवेल्युएशन करना सीखो, यहां से थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा टॉपिक के बारे में, वो यही आइडियाज है कि आपको पता लग जाए कि किस टॉपिक पे क्वेश्चन आया। टॉपिक क्या है यहाँ पे? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। तो आपको हर डिजीज का मोड ऑफ ट्रांसमिशन पता होना चाहिए, आपको वो चीज एक बार थोरोली पढ़नी है। ये नहीं कि हाँ भाई चलो कोलेरा पे आ गया कोलेरा पढ़ लिया, नहीं, आपको पढ़ना है टॉपिक क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। 2 बार क्वेश्चन आ गया इसके ऊपर, ठीक है, इस तरीके से पढ़ना है। चलिए आगे देखो भाई। अब आधे बच्चे, मुझे पता है स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होता है समझना कि किस तरीके से सॉल्व करें, क्या टॉपिक पढ़े, बट मैं यहाँ समझाने के लिए ही हूँ बच्चों आपको, ठीक है। अच्छे से समझो, मैं समझा रहा हूँ तब भी समझ में ना आए कि सर क्या टॉपिक पढ़ना है, तो मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो, ठीक है। और ज्यादा क्वेरीज के लिए आप यूनिमॉक्स को कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, आपके डिस्क्रिप्शन में सारे आपको लिंक्स और नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए 35th क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम? रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, रिकॉग्नाइजिंग एंड एलिमिनेटिंग पैथोजन, ये तो इसका फंक्शन होता है, तो ये ऑप्शन तो हट गया। प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैंसरस सेल्स, मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी, ये भी इसका फंक्शन होता है, ये हट जाएगा। बचा गया भाई रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, नहीं, इसमें तो हेल्प नहीं करता ना इम्यून सिस्टम, ठीक है। इसमें हेल्प करता है, रेगुलेट कर लेता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन घट जाएगा, ठीक है। कैंसरस सेल्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता इम्यून सिस्टम, कैंसरस सेल्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता। क्यों नहीं करता ये सुनो। जो कैंसरस सेल्स होते हैं ये हमारे सेल्फ वाले सेल होते हैं, ठीक है, जो एक प्रॉपर्टी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, इस प्रॉपर्टी को लूज करते हैं और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ में चले जाते हैं और ट्यूमर की कॉज करते हैं, ठीक है, ट्यूमर कॉज करने लग जाते हैं, ठीक है। इन सेल्स को हमारा इम्यून सिस्टम भी नहीं पहचान पाता और किल नहीं कर पाता, बिकॉज वो हमारे सेल्फ सेल होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आएगा भाई सी। यहां पूछा ना नॉट अ फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। चलिए 36 क्वेश्चन देखो बच्चों जल्दी जल्दी। what is the primary function of cytotoxic T cells in the immune system? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आपके किलर टी सेल्स ही हैं, क्या करेंगे, किलिंग इन्फेक्टेड सेल्स। देखो रिफ्रेश करके सेम क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, ये सेट्स अलग अलग में आया था ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहां पे डाला है, ठीक है। जो क्वेश्चन रिपीटेड होगा 2 से ज्यादा बार, उसको मैं जो मेन रिफ्रेज रहेंगे उनके 2 हमेशा उठा के इधर इस क्वेश्चन पेपर के अंदर डालता हूं, इसलिए समझो टॉपिक क्या आ रहा है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का टॉपिक आपका जो है, कैंसर का टॉपिक है, HIV का टॉपिक है, ड्रग्स का टॉपिक है, ये अच्छे से पढ़ लो इस चैप्टर के अंदर, और सारे डिजीज के मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पैथोजन एक टेबल बना के पढ़ लो और सिम्टम्स पढ़ लो। बस इतना भी कर लोगे तुम लोगों के लिए मोर देन इनफ है इस चैप्टर के लिए। 6 से 7 टॉपिक आपको तैयार करने हैं इस छोटे से चैप्टर के, ठीक है। चलिए 37 क्वेश्चन पे आओ। व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट सॉरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय हेलमिंथ पैरासाइट? हेलमिंथीज से कौन सी डिजीज होती है? हेलमिंथीज कौन कौन से हमने पढ़े हैं भाई? हमने एस्कैरिस पढ़ा है और वुचेरिया के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब भाई देखो ट्यूबर, अब इसमें देखो आपको नाम नहीं दिख रहा, ना ही आपको वुचेरिया का नाम दिख रहा है, ना ही आपको भाई एस्कैरिस का नाम दिख रहा है, बट यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो। देखो मलेरिया प्रोटोजोवन है, हटा दो। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल है, हटा दो। डेंगू फीवर एडीज से होता है, प्रोटोजोवन है, हटा दो। बचा क्या? स्काइजोस्टोमियासिस, स्काइजोस्टोमा से होता है, ठीक है। ये भी आपका एक हेलमिंथ वॉर्म है जो आपकी बॉडी के अंदर फर्टिलाइज्ड एग की फॉर्म में ट्रांसफर होता है, बॉडी में ग्रो होता है और मसल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर पेन कॉज कर देता है, ठीक है। चलिए ठीक है, स्काइजोस्टोमा। अब ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं बच्चों, ठीक है, बस आपको अपना दिमाग खुला रखना है, ऐसे एलिमिनेट करो मेरी तरीके से। जिस क्वेश्चन में नहीं पता हो, आपके टॉपिक से ही ना लगे, आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन लगे कि भाई हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है, उसमें एलिमिनेशन मेथड बेस्ट है। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने आधे ज्यादा बायोलॉजी नहीं पढ़ी होगी, वो कहेंगे हाँ बढ़िया तरीका मिल गया, एलिमिनेट करेंगे और जो सही लगेगा उसको टिक कर देंगे। ऐसे नहीं, उसके लिए पहले नॉलेज भी तो होनी चाहिए एलिमिनेट करने के लिए कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, ठीक है। नकल के लिए भी अकल चाहिए, ठीक है। चलिए 38 क्वेश्चन पे देखो बच्चों क्या लिख रहा है, क्या पूछ रहा है। द टर्म पैथोजन रेफर्स टू डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलिए 39 क्वेश्चन पे आओ।
10-11 और बचे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, पूरा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, यहां से मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तुम लोगों को सिर्फ क्वेश्चन करवाने के लिए कि तुम्हारे नंबर अच्छे आ जाए। सीयूटी में सभी को 200 आउट ऑफ 200 स्कोर करना है बायोलॉजी में। बिफोर 10 हम सारे एमसीक्यूज कर लेंगे, सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बस तब तक के लिए थोड़ा पेशेंस रखो। डेली आके आपको बस ये 30 से 40 मिनट की वीडियोस आपको देखनी है। 30 से 40 मिनट आपको मेरे साथ हर चैप्टर का एमसीक्यू सॉल्व करना, आपका रिवीजन साथ के साथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए 39 क्वेश्चन पे आओ। Which of the following is a bacterial disease transmitted through contaminated water? कोलेरा। तो कोलेरा के ऊपर 3 बार क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, चलिए ओके। 14th क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजिंग टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय पैथोजन इज प्राइमरीली मीडिएटेड बाय। जो हमारे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं पैथोजन से, उनको हमारी बॉडी फैगोसाइट कर देती है, बॉडी से बाहर रिलीज कर देती है। ठीक है, तो जो फैगोसाइट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं इसमें। ठीक है, मैक्रोफाजेस हुए, आपके फैगोसाइटिक सेल्स हुए, वो हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए मलेरिया के ऊपर क्वेश्चन। इन मलेरिया फीवर and chills occur every 3 to 4 days due to rupture of RBCs and release of which toxin? हेमोजोइन। बार बार बताया, जब मैंने पढ़ाया भी था मलेरिया तब मैंने आपको बताया था कि हेमोजोइन रिलीज होता है टॉक्सिन, जो टर्टियन फीवर कॉज कराता है। 3 to 4 डेज के अंदर जो फीवर आता है, ठीक है, रात को चिलनेस महसूस होती है, स्वेटिंग होती है, वो सभी इसी की वजह से होता है, हेमोजोइन। ठीक है, चलिए आगे देखो भाई। मलेरिया पैरासाइट रिक्वायर्स 2 होस्ट, दे आर। ठीक है, 2 होस्ट कौन कौन से भाई इसके? ह्यूमन एंड फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। ठीक है, एडीज मॉस्किटो है जो एडीज इजिप्टी, ये आपका डेंगी में हेल्प, डेंगी फैलाने में हेल्प करता है, या फिर क्या डेंगी का वेक्टर है। हेल्प नहीं करता, डेंगी फैलाता है, डेंगी के स्प्रेडिंग में हेल्प करता है, उसके लिए वेक्टर है। ठीक है, चलिए आगे देखो भाई। 43 पे आ गए। ठीक है, बस थोड़े से 5-7 क्वेश्चन बचे हैं, पेशेंस रखो, पेपर कंप्लीट हो रहा है तुम्हारा ये पूरा, है ना। चलिए, आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ स्पोरोजोइट्स, स्पोरोजोइट्स क्या है? इन्फेक्टियस स्टेज है आपके मलेरिया की। इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन विच ऑर्गन डू दे ट्रेवल इनिशियली? सबसे पहले कहां जाते हैं? हमारे लीवर के पास जाते हैं। देखो ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो आपको पता लग गया भाई, इन्फेक्टियस स्टेज आपको पता लग गई है, बट इसकी स्टेजेस कहां कहां कंप्लीट होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये देखो। सबसे पहले लीवर में जाएंगे, लीवर में भी कहा? कफर सेल्स के अंदर। ठीक है, यहां जाके एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, फिर जाएंगे आरबीसी में, आरबीसी के अंदर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स हैं, गैमेटोफाइट्स हैं, गैमेट्स नहीं गैमेटोफाइट्स हैं, उनकी फॉर्मेशन कर लेंगे। आरबीसी हमारा रप्चर हो जाएगा। ठीक है, रप्चर होके हमारे ये जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट है ये रिलीज होंगे, और इनके साथ क्या रिलीज होगा? हेमोजोइन, जो आपका टर्टियन फीवर कॉज करता है। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं 44th क्वेश्चन को देखते हैं। 44th क्वेश्चन क्या है भाई? वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी इन्फेक्ट्स विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी? किसको इफेक्ट करती है भाई? वुचेरिया हेलमिंथेस जो वॉर्म है, बॉडी के किस किस पार्ट को अफेक्ट करता है? देखो, ब्लड वेसल्स ऑफ अपर लिम्ब नहीं, अपर लिम्ब से तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, लिम्फ वेसल ऑफ लोअर लिम्ब बिल्कुल। किसको अफेक्ट करता है? लिम्फ वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब। तभी हम भाई वुचेरिया से जो हमारी फिलेरियासिस कहे या फिर कहे एलिफेंटियासिस कॉज होती है, हाथी पांव, हिंदी में समझाऊं तो हाथी पांव जो है वो कॉज होता है हमारा वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी से। ठीक है, आगे देखिए 45th क्वेश्चन पे आओ। विच आर द मेन सिम्टम्स ऑफ रिंगवॉर्म? रिंगवॉर्म का भाई मेन सिम्टम क्या है? जो रिंगवॉर्म से इंफेक्शन होते हैं, फंगल इंफेक्शन होते हैं। ठीक है, देखो अब इसके आपको याद रखने की किस किस तरीके की फंगस, किस किस टाइप की फंगस, किस किस जीनस की फंगस आपको ये कॉज करती है। ठीक है, रिंगवॉर्म इन्फेक्शन जिसे हम कह रहे हैं। देखो, एक तो होती है आपकी एपिडर्मोफाइटोन, एक होती है ट्राइकोफाइटोन। ठीक है, ये दो आपकी क्लास है फंगी की ऐसी जो आपको रिंगवॉर्म इन्फेक्शन का या फंगल इन्फेक्शन कॉज करती है। ठीक है, अब इनका क्या सिम्टम होता है? देखो, अपीयरेंस ऑफ वॉर्म ऑन स्किन नहीं। देखो, रिंग वॉर्म हो गया, वादे बच्चे तो वॉर्म्स को देखते ही वो कर जाएंगे, नहीं बच्चों। ठीक है, रिंग वॉर्म्स आपकी फंगल इन्फेक्शन है। अपीयरेंस ऑफ ड्राई एंड स्केली लसायंस, बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। देखिए, डैंड्रफ है वो आपका एक फंगल इन्फेक्शन है। स्कैल्प के ऊपर क्या होता है? ड्राई लसायंस होते हैं, डेड स्किन सेल्स के, है ना। तो ये इसका मेन सिम्टम है। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लसायंस। ठीक है, फीवर तो आता ही नहीं है, बाकी ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए।
चलिए, ओके, इन रिंग वॉर्म which part of the body are usually affected? Skin, hair, scalp. Skin, nail, hand. Skin, hair, lip. Skin, nail, scalp. देखो स्किन नेल तो हट गया, स्किन हेयर लिप्स हट गया, स्किन नेल हैंड ये भी हट गया, क्या बचा? स्किन, हेयर एंड स्कैल्प। ठीक है, स्कैल्प पे, स्किन के ऊपर और हेयर्स पे इंफेक्शन दिखता है इनका सबसे ज्यादा। 47 क्वेश्चन, बस 3 क्वेश्चन और बच्चों, थोड़ा सा पेशेंस, बस 3 क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएंगे। जल्दी देखो क्वेश्चंस को। एवरीडे आवर बॉडी इज एक्सपोज्ड टू अ लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्टियस एजेंट्स बट all are not capable of causing disease. This is due to the immunity of an individual, genotype of an individual, lifestyle of an individual. देखो जीनोटाइप और लाइफस्टाइल तो हटा ही दो, इन्फेक्शन होना है तो किसी भी वे में हो सकता है। डिक्रीज्ड वायरुलेंस ऑफ द पैथोजन, नहीं, अगर वहां पैथोजन है तो वो अपने आप का एक्शन कम क्यों करेगा, वो तो इन्फेक्शन कॉज करेगा ऑब्वियसली। इसका रीजन है हमारी जो इम्यूनिटी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट इन्नेट इम्यूनिटी, जो एक प्राइमरी बैरियर प्रोवाइड करती है सारे पैथोजन से हमारी बॉडी को अलग रखने के लिए। ठीक है, चलिए अब हर चीज यहाँ पे देखो, इन्नेट इम्यूनिटी को डिटेल में नहीं बता सकता कि भाई फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइटोकाइन बैरियर, है ना, ये सभी नहीं होता, ये सेलुलर बैरियर वगैरह ये सभी यहाँ पे एकदम से नहीं बता सकते। उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को जाके मेरे बच्चों देखो, और अगर थोड़ा कुछ पूछना है, समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन आपका खुला हुआ है। ठीक है, चलिए असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं। असर्शन है भाई, चिल एंड हाई फीवर अकर्ड ड्यू टू मलेरिया। ठीक है, बिल्कुल सही असर्शन है। रिलीज ऑफ द टॉक्सिन हेमोजोइन फ्रॉम रप्चर्ड आरबीसीज इन मलेरिया। ठीक है, रीजन भी यही है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? assertion and reason both are true and reason is the correct explanation of the assertion. Option A will be the correct. चलिए 49th क्वेश्चन, assertion innate immunity is present by birth, बिल्कुल सही बात है, assertion is correct. रीजन innate immunity is non specific type of defense, बिल्कुल ये दोनों भी चीज ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर कि दोनों ठीक है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। चलिए आगे देखते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन 50th क्वेश्चन। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को भाई, 50 क्वेश्चन तुमने इसके भी कंप्लीट कर लिए हैं। जो बच्चे रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं और डेली भाई हमारे साथ पेपर सॉल्व कर रहे हैं, डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो भाई आपकी मेहनत देखना रंग लाएगी, सीयूटी में सबसे बेस्ट स्कोर करोगे मेरे बच्चों। बस आपको ये सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनकी आपने प्रैक्टिस करी है, ये आपके माइंड में होने चाहिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, किस वे में पूछा जा रहा है, कैसे रिफ्रेज हो रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट आप किस तरीके से क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से, या फिर अगर आपको कंप्लीट कॉन्फिडेंस है तो आप अपने आंसर पे डायरेक्ट टिक करना। ठीक है, चलिए 50th क्वेश्चन की असर्शन है, आवर बॉडी एलिसिट्स हाई इंटेंसिफाइड सेकेंडरी रिस्पॉन्स फॉर सेम पैथोजन। बिल्कुल सही बात है, अगर सेम पैथोजन दोबारा एक्ट करता है ड्यू टू मेमोरी, क्या होता है, हमारी बॉडी एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है जो कि बहुत ही एग्जैजरेटेड होता है और पैथोजन को जल्दी से किल कर देता है। ठीक है, रीजन आवर बॉडी कंटेन्स मेमोरी टी सेल्स। रीजन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं? अब आपको ये चीज पता है भाई, मेमोरी टी सेल्स हेल्प करते हैं रेगुलेट करने में। ठीक है, बी मेमोरी सेल्स की हेल्प करते हैं, अगर यहाँ पे बी होता तो रीजन करेक्ट हो जाता। ठीक है, यहाँ पे असर्शन करेक्ट है। ठीक है, एंड रीजन हमारा क्या है भाई, मेमोरी टी सेल्स होते हैं, रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन होती है अगर यहाँ पे बी सेल्स की बात होती, मेमोरी बी सेल्स, तो हम इसमें ऑप्शन बी टिक करेंगे, वे असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। समझ में आ गया? चलिए फिर क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, एंड थैंक यू सो मच। ठीक है, जो बच्चों ने एंड तक साथ दिया है, पूरी वीडियो देखी है बच्चों। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस जो है आपकी हेल्प करेंगे इस चैप्टर के, जो मेन क्वेश्चन आपके सीयूटी में आने वाले हैं उनमें आपको सॉल्व करने के लिए। तो चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैप्टर 9 के क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई अपना ध्यान रखो, वीडियो को लाइक करो, सब शेयर करो, और ऐसी अच्छे वीडियोस के लिए आपको एक ही छोटी चीज करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।